लंदन 1888। एक तरफ शानदार रास्ते गैसलाइट से जगमगाते हुए जो शहर की रौनक को बयां करते थे, और दूसरी तरफ ईस्ट एंड की झुग्गियां अंधेरे में डूबी हुईं, जहां गरीबी और बदहाली का राज था। यहां व्हाइट चैपल में गरीबी और बुराई फैली हुई थी। लोग अपने दिन का गुजारा मुश्किल से कर पाते थे। यहां उम्मीद का दामन भी छूटता जा रहा था। हर तरफ निराशा और डर का माहौल था। 1888 में व्हाइट चैपल में एक नया अंधेरा छा गया। एक ऐसा अंधेरा जो लोगों के दिलों में खौफ भर देता था। एक ऐसा खौफ जो रात के अंधेरे में घूमता था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। यही वो साल था जब जैक द रिपर आया था। उसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। वो कोई चोर नहीं था, कोई मामूली गुंडा नहीं था। उसकी हरकतें साधारण अपराधियों से कहीं ज्यादा भयानक थीं। उसे तो कुछ और ही खौफनाक चाहिए था। उसकी नजरें हमेशा अपने अगले शिकार पर होती थीं। उसे चाहिए था खून, उसके शिकार औरतें। वो निर्दोष औरतों को अपना निशाना बनाता था। उसका हथियार एक धारदार चाकू जो रहम की भाषा नहीं जानता था। उसकी हर वारदात में वही चाकू इस्तेमाल होता था। अखबारों ने उसे जैक द रिपर नाम दिया, और ये नाम सुनते ही लोगों के दिल दहल जाते थे। हर कोई उसकी दहशत में जी रहा था। कोई भी सुरक्षित नहीं था। लोग रात में बाहर निकलने से कतराते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जैक द रिपर कहीं भी हो सकता है। अगस्त का महीना था जब उसके आतंक का दौर शुरू हुआ। 31 अगस्त 1888 की रात मैरी एन निकोल्स शराब और गरीबी से घिरी हुई रिपर का पहला शिकार बनी। वह एक वेश्या थी। उसका गला कटा हुआ, खून से लथपथ, उसका शरीर बुरी तरह से बिगाड़ा हुआ, पेट पर गहरे घाव और आंतें बाहर निकली हुई। अखबारों ने इस खौफनाक वारदात की खबर छापी। लोगों के दिलों में डर और दहशत भर दी। देखते ही देखते व्हाइट चैपल में दहशत फैल गई। हर कोई अपने घरों में दुबक गया। 8 सितंबर 1888 की सुबह एनी चैपमैन, जो एक वेश्या थी, 30 सितंबर 1888 की रात एलिजाबेथ स्ट्राइड, जो एक वेश्या थी, दोनों की लाशें भी बुरी तरह से क्षत विक्षत मिली। 30 सितंबर 1888 की रात कैथरीन एडोविस, जो एक वेश्या थी। 9 नवंबर 1888 की सुबह मैरी जेन केली, जो एक वेश्या थी, उनके शरीर भी बुरी तरह से काटे गए थे। 5 औरतें जिनकी जिंदगी इतनी बेरहमी से खत्म कर दी गई, उनके परिवार और समाज को गहरे सदमे में छोड़ गई। हर कत्ल पिछले कत्ल की तरह ही खौफनाक था। हर बार वही बेरहमी, वही दर्दनाक अंत, वैसी ही बेरहमी, वैसा ही खौफनाक मंजर, जैसे किसी ने इंसानियत को तार तार कर दिया हो। स्कॉटलैंड यार्ड पर दबाव बहुत बढ़ गया था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार ये खौफनाक कत्ल कब रुकेंगे। रिपर को ढूंढो, कत्ल रोकें। पुलिस की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। लेकिन यह केस सुलझाना ऐसा था जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर किसी भूल भुलैया से रास्ता ढूंढना। सुराग बहुत कम थे। हर सुराग एक नई पहेली बनकर सामने आता था। गवाहों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। उनकी कहानियां बदलती रहती थीं। हर खौफनाक वारदात के बाद रिपर गायब हो जाता था, जैसे वो हवा में घुल जाता हो। हर परछाई में एक शक का साया था। हर कोने में एक डरावनी छवि। हर फुसफुसाहट में रिपर हो सकता था, अपने अगले शिकार के लिए तैयार। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे थे। व्हाइट चैपल की फिजाओं में डर और शक का जहर घुल गया था। हर कोई अपने घर में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। क्या वो कोई डॉक्टर था जिसे शरीर के अंगों की जानकारी थी, या कोई ऐसा व्यक्ति जो चिकित्सा विज्ञान में माहिर था? कोई कसाई जिसे खून देखने की आदत थी, या फिर कोई ऐसा जो मांस काटने में निपुण था, या फिर कोई और भी खतरनाक इंसान जो सबके सामने छुपा हुआ था? एक ऐसा शख्स जो भीड़ में भी अदृश्य था। पुलिस ने कई तरीकों का इस्तेमाल किया, जैसे कि गवाहों से पूछताछ, सुरागों का विश्लेषण और संदिग्धों की पहचान। शुरुआती फॉरेंसिक तकनीकों का भी सहारा लिया गया, लेकिन तकनीकी सीमाओं के कारण सफलता नहीं मिली। इंस्पेक्टर फ्रेडरिक एबरलाइन इस मामले में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने कई संदिग्धों से पूछताछ की और हर सुराग का पीछा किया। पुलिस ने संदिग्धों के स्केच भी बनाए, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। मीडिया में इस मामले ने सनसनी फैला दी थी, जिससे पुलिस पर और भी दबाव भी आच गया। पुलिस को कई पत्र भी मिले जो कथित तौर पर रिपर ने भेजे थे, लेकिन उनकी प्रामाणिकता पर सवाल उठे। हर बार जब पुलिस को लगता कि वे करीब हैं, तो मामला फिर से एक बंद गली में पहुंच जाता।
इस मामले ने विक्टोरियन लंदन को हिलाकर रख दिया था और आज भी ये एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया और उनसे गहन पूछताछ की। इनमें से कुछ संदिग्धों में मानसिक रोगी, अपराधी और यहां तक कि स्थानीय निवासी भी शामिल थे। संदिग्धों की पहचान के लिए पुलिस ने लाइनअप भी आयोजित किए, लेकिन कोई भी संदिग्ध ठोस सबूतों के साथ नहीं जुड़ पाया। हर सुराग का पीछा किया गया, हर दस्तावेज की जांच की गई, लेकिन रिपर की पहचान एक रहस्य ही बनी रही। परछाइयों में फुसफुसाहट, संदिग्ध, हर कोने में एक रहस्य, हर चेहरे पर एक सवाल। तरह तरह के अंदाजे लगाए जाने लगे, हर अंदाजा पिछले से भी अजीब। कोई कहता नाई है, कोई कहता डॉक्टर, कोई कहता शाही हकीम है जो अपने औजारों से खून बहाता है। कोई तो ये भी कहता कि वह कोई पागल कलाकार होगा जो अपने चित्रों में खून के रंग भरता है। नाम धीमे स्वर में लिए जाते, इल्जाम एक दूसरे पर लगते। हर कोई शक के घेरे में था। कुछ प्रमुख संदिग्धों में शामिल थे मॉन्टेग्यू जॉन ड्रूइट, एक वकील और शिक्षक, आरोन कोस्मिंस्की, एक पागल नाई, और सर विलियम गुल, रानी का चिकित्सक। कुछ लोगों का कहना था कि रिपर ने अब मारना छोड़ दिया है, कि वो अब कहीं छुप गया है, तो कुछ को डर था कि वो बस इंतजार कर रहा है सही समय का, अपने अगले शिकार के लिए, एक नई दहशत फैलाने के लिए। सच्चाई वक्त के साथ बेअफन हो गई। एक रहस्य जो कभी सुलझ नहीं पाया, जैक द रिपर की असलियत, एक खौफनाक राज जो इतिहास के पन्नों में दब गया। एक ऐसा राज जो आज भी लोगों को सिहरन देता है। द रिपर का रहस्य, अनसुलझा और अविस्मरणीय। जैक द रिपर का आतंक खत्म हुए एक सदी से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन रहस्य अभी भी बना हुआ है। वो एक भूतिया कहानी बन गया जिसके किस्से रात के अंधेरे में सुनाए जाते हैं। एक चेतावनी, एक याद दिलाता है कि कुछ अंधेरे कभी खत्म नहीं होते। जुर्म की दुनिया में उसका नाम सबसे अलग है, जैक द रिपर। वो दरिंदा जिसने लंदन की धुंध को अपना घर बना लिया था, वो कातिल जो कभी नहीं पकड़ा गया। जैक द रिपर की विरासत, एक भयानक प्रेरणा। जैक द रिपर यूं ही गायब नहीं हुआ, वो हमारी सामूहिक चेतना में समा गया। किताबें, फिल्में, टीवी शो, हर जगह उसका साया है। वो एक डरावनी कहानी बन गया, एक ऐसा रहस्य जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। ये अनसुलझा केस आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। ये एक ऐसी पहेली है जिसे हम सुलझाना चाहते हैं, एक ऐसा रहस्य जो हमें आज भी डराता है। हो सकता है कि जैक द रिपर चला गया हो, लेकिन उसकी कहानी एक भूतिया किस्से की तरह कभी खत्म नहीं होगी।